हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं आरओ परीक्षा के लिए 27 जुलाई के लिए। और टेस्ट नंबर 1 के ये हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में किया था। 50 क्वेश्चन ही हो पाए थे यार अभी तक। इस पार्ट में 51 से कोशिश करेंगे यार कि कम से कम 100 प्लस रहे, है ना, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन हो जाए। तो ठीक है, देखते हैं जितना हो पाता है करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। प्लेलिस्ट पे है अवेलेबल, ठीक है, पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर 2 उसको देखते रहिए जिन्होंने नहीं देखे हैं। हम लोग यहाँ पे ठीक से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, काफी क्वेश्चंस तायमाई के भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए 51 देखिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है और न्यायाधीशों की संख्या जो है, इसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से की जाती है। देखो यार, ये सारे राइट जो है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। आप आर्टिकल 124 से पढ़ेंगे, ये आर्टिकल पार्टिकल तो सब रटा जाएगा, ठीक है, 3-4 टेस्ट पॉलिटी के कर लेंगे तो ठीक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 124 पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में ये हम लोग इंडियन यूनियन जुडिशरी पढ़ते हैं, आर्टिकल 124। इसमें न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट वगैरह है सुप्रीम कोर्ट के, वो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, वो आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल 124 दिख रहा है, चैप्टर नंबर 4 दिख रहा है, यूनियन जुडिशरी पार्ट नंबर 5। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सब जानते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, आर्टिकल 129, आर्टिकल 129, आर्टिकल 131, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। आर्टिकल 129 में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम लोगों ने कल ही सीखा था, पुराने टेस्ट में सीखा था। 130 में सीट है सुप्रीम कोर्ट की। और 131 सुपर इंपॉर्टेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो प्रारंभिक या फिर आरंभिक अधिकारिता होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो आर्टिकल 131 में, ठीक है। चलिए 52 देखें, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पंचायती राज आ जाइए, और आपको कौन से पार्ट पे आना है, पार्ट नंबर 9 पे आना है, ठीक है, पार्ट नंबर 9 पे आना है। पार्ट नंबर 9 ए भी पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 9 बी भी पढ़ेंगे। ये सारे आर्टिकल 243 में है, ठीक है। 243 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल होता है। 243 आप देखेंगे तो आपको ये आर्टिकल मिलेंगे 243 ए से लेके ओ तक, और फिर ओ के बाद क्या आता है, पी, है ना। तो पी के बाद फिर जेड जी तक मिलेंगे, जेड जी तक मिलेंगे। तो जो आर्टिकल ए से ओ तक है, 243 ए से ओ तक है, ए पार्ट नंबर 9 हो जाता है। और आर्टिकल 243 पी से जेड जी जो मिलेगा, वो पार्ट हो जाता है पार्ट नंबर ए, है ना। म्यूनिसिपैलिटी जो पढ़ते हैं, नगर की सरकारें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पंचायती राज का जो सोल राइट है ना भैया, वो राज्य विधानमंडल के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है। सारे कानून पंचायती राज से संबंधित स्टेट की लेजिस्लेचर करती है, विधानमंडल करता है। इतनी बात क्लियर। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा क्या लिखा है, पहला पॉइंट, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक राज्य ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा, ये बात भी ठीक है ना। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। देखो ये वाला प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाएगा। कंफ्यूजन इसी में हो सकता है ना, 1 और 2 मार के मत आ जाना। यहाँ पे तीनों ही बातें सही हैं, ठीक, तीनों ही बातें सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मैं जल्दी से आपका रिवीजन कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 9 पंचायतें पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 9 ए म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ते हैं, आर्टिकल 243, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि ये जो पंचायत है, पंचायत एरिया है, पॉपुलेशन है, विलेज है, ग्राम सभा है, ये सब डेफिनेशन मिलेंगी। 243 में आपको ग्राम सभा है, 243 में अगर गठन की बात हो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पंचायत, तो वो 243 बी लगाना है। 243 डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिजर्वेशन है, ठीक है। 243 सीट शैल बी रिजर्व, वो 1/3 पढ़ते हो ना विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो सब इसी 1/3 में आता है। ये 243 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको, ये तो मेरे हिसाब से सभी आर्टिकल याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया है, ये हम लोग से पढ़ते हैं 72-73 से, है ना, 1992 में ना, 1992 में लागू अगर पूछे तो लागू 1993 से होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए, ये हो गया था ना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 में सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल यूपीएससी पूछा है, यूपीएससी किस आर्टिकल में, आर्टिकल 315 में है। अगर स्टेट के पीएससी पूछे, स्टेट के पीएससी यानी राज्य के जो लोक सेवा आयोग है, वो भी 315 में ही है, ठीक है। 315 में एसपीएससी भी है और यूपीएससी भी है। तो ए का तो हो जाएगा 2, बहुत आसान है यार, आर्टिकल 280 रट गए होंगे ये सब तो, है ना। तो ये 1 हो जाएगा। शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 3 आर्टिकल आपको मैं रटाता रहता हूँ, 338, 338 ए, 338 बी और 340,
है ना। ये 4 आर्टिकल जो है आपको ध्यान रखना है। 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है। 340 में क्या है, इसमें भी कमीशन से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। ठीक, 338 बी और 340 में मैंने फर्क भी आपको बताया था, क्या फर्क है। अगर स्थापना की बात हो, अगर नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी पूछे, है ना, कि स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है, तो 338 बी लगाना है। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने 338 बी और 340 दोनों में फर्क दिखाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, तो वो देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, 338 हो जाएगा। चार, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी बोलते हैं शॉर्ट में, 148 हो जाएगा। तो क्या बना, 2143 बना, 2143, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, 54 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कमीशन, फिर से आ जाइए। आर्टिकल 338 यही है ना, जनजाति है, सॉरी 338 ए पे आना है आपको। 338 ए पे जनजाति कमीशन पूछा है, जाति कमीशन नहीं पूछा है, जाति आयोग नहीं पूछा है, जनजाति लिखा है, यानी ये ट्राइब पूछा है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी। क्लियर। अब भैया आप देख रहे हो यार कि 338 ए में है, लिखा है संविधान में, उल्लिखित है। तो जो संविधान में आर्टिकल के फॉर्म में उल्लेख है जिन संस्थाओं का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना, संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो ये बात तो सही लिखी है। ठीक है, यानी नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 280 में फाइनेंस कमीशन पड़े हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। नीति कमीशन पूछे तो नीति कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। क्लियर है। ये सारी चीजें तो हम लोग पहले पढ़ के रखे ही हैं। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के ही आप इनको सबऑर्डिनेट समझिए, ये जो जितने कमीशन है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन को ले लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर एससी ले लीजिए, एसटी ले लीजिए, ओबीसी ले लीजिए, ये सारे राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी पहले एक ही कमीशन हुआ करता था। ठीक है, 338 में। अब आप जानते हो 338 ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, इनका मतलब क्या होता है, बाद में जोड़े गए। इनका मतलब क्या होता है, बाद में जोड़े गए। तो कमेंट करके बताइए कि इनका सेपरेशन कब हुआ था। ठीक है, अलग अलग कब बना। 55 देखें, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती। रिट आप कितने पढ़ते हो, 5 पढ़ते हो। रिट क्या है, आर्टिकल 32 में है ना। आर्टिकल 32 से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, है ना। प्रोटेक्ट कैसे होते हैं, आपको कोर्ट जाना पड़ता है ना, मुकदमा लड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं प्रोटेक्ट हो जाते हैं, मुकदमा लड़ना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो आपके ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की राइट्स की बात हो, आप कोर्ट जाते हैं, आप मुकदमा फाइल करते हैं, केस फाइल करते हैं, फिर उस पर सुनवाई होती है, जज फिर उस पर ऑर्डर करता है ना। ऑर्डर करता है तो आपके अगर फेवर में आता है तो आपके प्रोटेक्ट हो जाते हैं राइट्स। आपके फेवर में नहीं होता है ऑर्डर, तो किसी और के राइट्स वहां पे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। यही ना कहानी है कोर्ट की। अब देखो यहाँ पे पहली बात लिखी है, ई रिट्स रिवाइज कराना है क्या, पांचों, टाइम लग जाएगा यार उसमें, है ना। आगे क्वेश्चन होगा तो उस पर अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में पूछा है। इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, कॉर्पस तो यार इसका जो हिंदी टर्म है वो तो बॉडी होता है ना। यानी आपको किसी ने बंदी बना लिया, है ना, पुलिस ने बंदी बना लिया, आपको हिरासत में ले लिया, तो हिरासत में रहने के बावजूद भी आपके राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, है ना। तो वो कितना देर तक वो अपना हिरासत में ले सकते हैं, आपको रख सकते हैं, और कितने समय के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ये सारे प्रोविजन होते हैं इसके अंतर्गत। और किस बेसिस पे आपको बंदी बनाया गया है, ये सारी चीजें पुलिस को बतानी पड़ती हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो अगर रिट के बारे में अगर पावर हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत है, ये दोनों को पैरेलल याद रखा करो, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का राइट होता है, अधिकार होता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट को। इतनी बात क्लियर। रिट के मामले में पावर किसको ज्यादा है, हाई कोर्ट को बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेड है। रिट पावर लिमिटेड है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बहुत ज्यादा है। क्या वजह है, वजह बाद में देखेंगे। इसको देखिए, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती यदि हिरासत विधि सम्मत हो, यानी डिटेंशन लॉफुल हो। इसका मतलब ये है कि पुलिस ने आपको जो हिरासत में रखा है वो रियल ग्राउंड पर रखा है, असली ग्राउंड पर रखा है,
मतलब आपको रखना जरूरी था, आपकी एक्टिविटी ऐसी थी कि आपको रखना जरूरी था, लॉफुल थी, है ना, तो फिर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। अगर पुलिस के द्वारा आपको गलत तरीके से डिटेन कर लिया गया तब कोर्ट रिट जारी कर देगा, ठीक है, हैवियस कॉर्पस जो रिट है वो इशू कर देगा। इशू करेगा तो फिर भैया आपको लेके आना पड़ेगा पुलिस को, मतलब जो भी डिटेन किया गया है उसको लेके आना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, कार्रवाई किसी विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो। अब भैया आपने लेजिस्लेचर का ही कंटेम्प्ट कर दिया, उस केस में आपको डिटेन किया जा सकता है, तब भी ये जो हैवियस कॉर्पस रिट है नहीं इशू होगी कोर्ट के द्वारा। तो दूसरी बात भी सही लिखी है, पहले केस के तहत भी रिट इशू जारी नहीं होगी हैवियस कॉर्पस, और दूसरे केस के तहत भी नहीं होगी। तीसरी बात है, हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो तब भी ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में हैवियस ये जो हैवियस कॉर्पस रिट दाखिल किए हैं वकील के माध्यम से, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अब रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो फिर थोड़ी ना काम कर पाएगा, फिर वो दूसरा कोर्ट देखेगा। ठीक, तीसरी बात भी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 56 देखिए, 56 में है, कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। डीपीएसपी आ जाइए, पार्ट नंबर 4 आ जाइए, आर्टिकल 36 से, कहाँ गया, यही है ना, आर्टिकल 36 से 51 पढ़ते हो ना, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 हो गया ये। और डीपीएसपी क्या है, ये चैलेंजेबल तो होते नहीं है। आप आर्टिकल 43 को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि आर्टिकल 43 पे स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, आपकी रेट खारिज हो जाएगी, है ना, रिजेक्ट हो जाएगी। किसी भी आर्टिकल के तहत आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट पे भी, फंडामेंटल राइट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एक कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो ज्यादा मजबूत हैं फंडामेंटल राइट से भी, वहां पे मतलब फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, और डीपीएसपी के वो जो आर्टिकल हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, वो ज्यादा पावरफुल पड़ते हैं। वैसे पुरानी टेस्ट सीरीज में कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। कारण में लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय है। ऐसा तो नहीं है भैया, स्वतः कैसे हो जाएगा, स्वतः हो जाता तो कितना बल्ले बल्ले होती है ना सारे सिटीजन्स की। ये तो सब कुछ फंड पर डिपेंड करता है यार, है ना, फंड अच्छा खासा होता है तो काम करती है स्टेट गवर्नमेंट किसी मुद्दे पर, फंड नहीं रहता है तो अपना चुप्पा बैठी रहती है। रियल कॉज जो है वो तो यही है। बाकी किताबी भाषा जो है वो तो लिखा ही है कि ठीक है वो अपने मर्जी से करती है, और ये सारे नैतिक मूल हैं, वो स्टेट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि काम करेगी नहीं करेगी, है ना। जो मेन कॉज है वो क्या है, फंड। कुल मिला के चैलेंजेबल नहीं है, ये आप जानते हैं, बस इसी बात को ध्यान रखना है। एफआर चैलेंजेबल होते हैं लेकिन डीपीएसपी चैलेंजेबल नहीं होते हैं, बाध्य योग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कारण गलत कर देना, कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी पॉइंट सही है, ठीक। चलिए 57 देखें, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पूछा है कौन कौन से काम करती है पार्लियामेंट, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको देखने से लगता है कि ये तो विशेष बहुमत से होगा, लेकिन वो हो जाता है साधारण बहुमत से। जैसे आर्टिकल 169, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य की विधान परिषद का सृजन और उत्साधन, यानी क्रिएशन और एबोलिशन। बड़ा काम लग रहा है ना, कठिन काम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन नहीं भैया, इसमें क्या चाहिए, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाती है, संसद में सिंपल मेजोरिटी से ही काम हो जाता है। तो पहली बात सही है, साधारण बहुमत से काम हो रहा है। छठी अनुसूची से संबंधित विषय, अब ये जो मैटर रिलेटिंग टू सिक्स्थ शेड्यूल है, ये है क्या, पहले ये तो बताओ। छठवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूची रिवाइज कराएंगे सारी। देखें पहला शेड्यूल, देखें पहली अनुसूची, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भत्ते वगैरह पढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ पढ़ते हैं, ओथ पढ़ते हैं। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी राज्य सभाओं में जो सीटों का आवंटन है ये होता है। पांचवी शेड्यूल और छठवीं शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रशासन से संबंधित प्रोविजन है। पांचवी शेड्यूल में देखो और छठवीं शेड्यूल में फर्क क्या होता है, यहाँ पे सभी स्टेट्स के लिए, लेकिन छठवीं शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एटीएम मशीन पढ़ते हैं इसे, एटीएम मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों स्टेट्स के लिए, इन चारों स्टेट्स में जो ट्राइबल एरिया है इनके प्रशासन से संबंधित प्रोविजन है छठवीं शेड्यूल में। और पांचवें शेड्यूल में इन चारों स्टेट्स के अलावा, ठीक है, इन चारों स्टेट्स के अलावा प्रोविजन है शेड्यूल एरिया को लेके।
7वें शेड्यूल में हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं, 8वें शेड्यूल में लैंग्वेज पढ़ते हैं, 9वें शेड्यूल में ये जो हम लोग सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन वैलिडेशन यानी ये भूमि सुधार थे, है ना, लैंड रिफॉर्म थे, ये क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। 9वीं शेड्यूल, ये तो सब बाद में जोड़े गए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद में जोड़े गए। 10वीं अनुसूची में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं शेड्यूल बहुत आसान है, पंचायत है, और 12वीं शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज है। ठीक है, रिवाइज हो गया। चलिए, तो 6वीं शेड्यूल आपने क्या पढ़ा? 6वीं शेड्यूल में अभी 5वीं और 6वीं शेड्यूल पढ़ी, इसमें क्या पढ़ा? एटीएम मशीन पढ़ा। ये जो 4 स्टेट है इनसे संबंधित ट्राइबल एरिया में जो भी प्रशासन से संबंधित प्रोविजन है 6वीं शेड्यूल में, इनमें अगर कुछ बदलाव करना है ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ठीक, तो दूसरी बात भी सही है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का भी जो है प्रोविजन, इसमें कुछ अगर अमेंड करना है तो ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। तीसरा, यहाँ पे तीसरा भी करेक्ट है। और चौथा है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सबसे इंपॉर्टेंट था पहली बात। ठीक है, पहली बात हो जाएगा। चलिए 58 देखें, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख निर्देशक तत्वों में नहीं है? आपको पढ़ना पड़ेगा 36 से 51, पूरा याद होना चाहिए तभी कर पाओगे क्वेश्चन। पहली बात लिखी है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन। बताइए कौन से आर्टिकल में कमजोर वर्गों की बात जो है वो आर्टिकल 46 में लिखी है। आर्टिकल 46 में सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सुरक्षा, ये कहाँ पे बात आई है? चलो अभी चुप रहो। 46 में क्या देखा था? 46 में आपने देखा ही, वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन है। 50 में क्या देखा? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये देखा। और 51 में ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रमोशन प्रोत्साहन, ये तीनों आर्टिकल पूछा था ना, ये सारे डीपीएस भी हैं। ओके, चलिए 59 देखें, आपातकाल के संदर्भ में बताइए। आ जाइए 352, 356, 360 पे आ जाइए। ये बात है, राष्ट्रपति द्वारा जो प्रोक्लेमेशन होती है आपातकाल की घोषणा, ये प्रधानमंत्री की ओरल एडवाइस पर होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले एक जमाने में हुआ करता था ऐसा, लेकिन जमाना बदल गया है ना, जमाना बदल गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 से। इससे पहले इमरजेंसी एक्टिव थी ना, तो उसी से कुछ सीखा गवर्नमेंट ने और फिर ये किया। और मौखिक सलाह को हटाकर क्या कर दिया? रिटन एडवाइस, रिटन एडवाइस, लिखित रूप से चाहिए भैया एडवाइस। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बोल दिया और राष्ट्रपति साहब ने घोषणा कर डाली, है ना, आपातकाल की। रिटन एडवाइस चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको ध्यान रखना है 44, इस प्रोविजन के तहत ये क्लॉज डाला गया था रिटन एडवाइस का। पहली बात गलत हो गई। दो बात है, इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चुनौती दी जा सकती है भैया, ठीक है, चुनौती दी जा सकती है। इसी टेस्ट में एक क्वेश्चन किए हैं इसी पे, हो जाएगा। चलिए, हाँ वो केस याद रखना जरूर, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है यार। एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का एक मुकदमा आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी में जजमेंट दिया गया था कि भैया आपातकाल की घोषणा जो है ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत आती है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि चैलेंजेबल है, चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पे दोनों बातें गलत हो जाएंगी। ठीक, डी, ना तो 1 ना तो 2। 5-6 फैक्ट सीखे इस क्वेश्चन में और 5 और 6 याद रखना है। ठीक है, चलिए 60 देखिए। 60 है लोकसभा महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। हम लोग लोकसभा पढ़े हैं, राज्यसभा पढ़े हैं, ये क्या चीज आ गई है? नई नई चीज नहीं है। आपको जानना है कि लोकसभा का भी सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, और राज्यसभा का भी सचिवालय होता है। ठीक है, सचिवालय में होता कौन है? यहाँ पे तो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, है ना। राज्यसभा के भी सचिवालय में कौन रहेगा? प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के जो मुखिया हैं, जिन्हें हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर को भी तो असिस्टेंस चाहिए, है ना। राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको भी तो असिस्टेंस चाहिए, है ना। तो असिस्टेंस कौन देता है? यही देते हैं प्रशासनिक अधिकारी। और चूंकि लोकसभा महासचिव की बात हो रही है तो ये सबसे बड़े मुखिया हो गए, है ना, प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे बड़े हो गए। तो यहाँ पे अगर लोकसभा सचिवालय की बात करें, कैबिनेट सेक्रेटरी अलग है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अलग है, उसको इसमें मत मानिएगा। कैबिनेट सचिवालय ये अलग संस्था है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लोकसभा की सचिवालय की बात हो रही है तो उसे लोकसभा का सचिवालय ही बोलते हैं, ठीक है, या फिर राज्यसभा का सचिवालय। तो
ये डिफरेंट थिंग है, ठीक। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ये डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको सीखना है कि ये जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, अगर लोकसभा की बात करें तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? स्पीकर साहब ही करेंगे, है ना। और अगर राज्यसभा के सचिवालय की बात है तो इनके जो जनरल सेक्रेटरी होंगे इनको कौन अपॉइंट करेगा? इनको राज्यसभा के सभापति करेंगे अपॉइंट। इतनी सी बात है। पर्पज क्या है अपॉइंट करने का? असिस्ट करने का, ठीक है। जो भी सदन से संबंधित, सभा से संबंधित, बैठक से संबंधित, सेशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी एक्टिविटी होती है, प्रशासनिक कार्रवाई होती है, वो यही सब लोग देखते हैं, ठीक है। ये प्रशासनिक अधिकारी देखता है, जनरल सेक्रेटरी देखता है। तो इसकी नियुक्ति क्या लिखा है पहली बात में? राष्ट्रपति करता है, तो गलत है। लोकसभा की बात है, महासचिव कौन अपॉइंट कर रहा है? स्पीकर कर रहा है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। दूसरी बात है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के प्रति क्यों उत्तरदायी होगा? अपॉइंट किसने किया? स्पीकर ने। किस हाउस में किया? लोकसभा में। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा ना कि राष्ट्रपति के प्रति। यानी स्पीकर के प्रति रहेगा ये जिम्मेदार, उत्तरदायी, अकाउंटेबल, राष्ट्रपति के प्रति नहीं। दूसरी बात भी गलत है। तीसरी बात है, यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है। ये ठीक है, इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। यही काम उनको सौंपा जाता है कि आपको यही देखना है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे करेक्ट है, हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ आया? चलिए 61 देखिए, केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए यहाँ पे गठित कुछ कमीशन हैं, इनका काल अनुक्रम बताना है। तो पहली बात तो यही जान लीजिए कि ये चारों जो कमीशन है ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए थे, ठीक। सरकारिया कमीशन तो हम लोग पढ़ते रहते हैं 1983 का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक सुधार ये तो सबसे पहला कमीशन है सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, 1966, ठीक। ये भी पूछा जाता है कि पहला जो एआरसी था, पहला एआरसी, उस टाइम पे पीएम कौन था? तमाम क्वेश्चन पूछे गए इस पे भी। आनंदपुर साहब प्रस्ताव जो था ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए था, जब पंजाब को अलग होना था, है ना, 1973 का है। और राजमन्नार समिति ये 1969 का था, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पुराना कौन हो गया? 1966, यानी पहला जो एआरसी था। उसके बाद सबसे पुराना राजमन्नार हो गया, उसके बाद सबसे पुराना आनंदपुर साहिब प्रस्ताव हो गया, और उसके बाद पुराना 1983। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 62 देखें, भारतीय, अच्छा इससे पहले ये थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ये जो केंद्र राज्य संबंध है किस किस पार्ट में? पार्ट नंबर जल्दी से बताइए। पार्ट नंबर 11 है, वेरीफाई करके बताइए जल्दी से, ठीक है। ये देखें 62, देखें 62, यहाँ पे क्या पूछा है? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? आसान सा प्रश्न है ये तो। यहाँ पे आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 29 ये जो फंडामेंटल राइट है, 29 और 30 जो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, इसमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? 29। ये आर्टिकल 351 सॉरी 350 ए लिखा हुआ है, 350 बी, 351 ये क्या है? इनको भी तो देखना पड़ेगा ना, तो इनको देखिए जल्दी से। ये तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। मात्र भाषा जो है ना, मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं 350 ए में। 350 बी में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर, बहुत कई बार पूछा है क्वेश्चन, है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था 350 बी में है। और 351 में क्या है? हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा का जो विकास है इसके लिए कुछ डायरेक्शंस हैं। 350 ए, 350 बी, 351, कुल मिला के यहाँ पे देखो आपको भाषा से संबंधित प्रोविजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत कर देना, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। चलिए 63 देखिए, आर्टिकल 371 जे जो कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। क्वेश्चन का आंसर तो इन्होंने बता दिया, यानी 371 जे में क्या लिखा है ये तो इन्होंने बता दिया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? बताइए क्वेश्चन। देखो ये जो सारे आर्टिकल्स है ना, 371 से 371 ए बी सी डी, ये सारे रिकॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे तो आइडिया होगा। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? इसका आंसर देख लीजिए। फिलहाल 98 2012 का जो संविधान संशोधन था ये था, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको ये स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 371 371 ए के माध्यम से, बी के माध्यम से। इनको देखिए मैं रिकॉल करा रहा हूँ।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है 371 से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना 371 जे तक। अब देखिए 370 तो खत्म हो गया है ना, 371 तो है नहीं, जम्मू कश्मीर खत्म। अब यहाँ पे 371 देखिए, आपको बस स्टेट याद रखना है। महाराष्ट्र गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन है 371 में। 371 ए में नागालैंड के लिए है, 371 बी में असम के लिए है, सी में मणिपुर के लिए है, डी में आंध्र प्रदेश के लिए है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ कोडिंग वगैरह बना लीजिएगा, नहीं ऐसे याद नहीं होता। 371 ई में यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, एफ में सिक्किम है, जी में मिजोरम है, एच में अरुणाचल प्रदेश है। लाइन से क्वेश्चन पूछे गए, 371 आई में गोवा है, और जो क्वेश्चन प्रश्न अभी पूछा गया है आपकी टेस्ट सीरीज में ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक और हैदराबाद, ये 371 जे में है। क्लियर है, याद कर लेंगे। चलिए, और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? 98 हो गया। देखें 64 में भारत में मत देने का अधिकार, राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक और वैधानिक अधिकार है। विधिक यानी लीगल और वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो आपको संसद के माध्यम से मिले। ठीक है, संसद के माध्यम से मतलब अधिनियम के माध्यम से मिले। अधिनियम बना होगा, मोहर लग गई होगी उस पर, ठीक है, राष्ट्रपति की कानून बन गया, उसके तहत आपको राइट मिल गया। तो ये तो हो गया स्टैट्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब आप लोग जानते हैं, जो संविधान में उल्लेखित है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, वो उसके लिए कोई अधिनियम वगैरह नहीं बना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू जो वोट है ये आपको किसी उसमें संविधान में आर्टिकल के फॉर्म में दिखाया गया? नहीं दिखाया ना। कोई आर्टिकल है जिसमें राइट टू वोट लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, इसलिए इस आर्टिकल को क्या बोला जाता है? ये आर्टिकल स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, संसद के अधिनियम के माध्यम से इसको आपको मिला है। इसको पॉलिटिकल राइट भी बोलते हैं, राजनीतिक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। तो पहली बात तो सही है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ आया ना भाई? वैसे अडल्ट सफरेज वाली जो बात है ना, 326 में आपको कुछ कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। ये जो निर्वाचन वयस्क मताधिकार है, यहाँ पे कुछ बातें आपको इलेक्शन से संबंधित दिख जाएंगी। ठीक, लेकिन राइट टू वोट ऐसा कोई आर्टिकल नहीं, ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत सरकार द्वारा अब तक घोषित 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 5 और ऐड कर दी गई हैं। 6 पहले थी, 5 और हो गई हैं। अगर टोटल क्लासिकल लैंग्वेज पूछा जाए तो आपको अब क्या लगाना है? 11 लगाना है। ठीक है, 11 लगाना है। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज जो थी जिसको घोषित किया था भारत सरकार ने, वो तो तमिल थी। ठीक है, ये तमिल, ये सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, संस्कृत को 2005 में मिला था, कन्नड़ भाषा को 2008 में मिला था, तेलुगु भाषा को यहाँ पे 2008 में मिला था, और उड़िया भाषा को तो रिसेंट बोल सकते हैं 2014। इसके बाद भी 5 भाषाओं को और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, उनको भी देख लीजिए। 2024 में 5 भाषाएं जोड़ी गई हैं क्लासिकल लैंग्वेज के फॉर्म में, जो हमारा रिच लिटरेचर है ना, इसमें से आपको मराठी याद रखना है। मराठी, पाली, प्राकृत, एक सेकंड, असमी, आसामी बोल लीजिए, या फिर या और दूसरी लास्ट है बंगाली। ये 5 भाषाएं एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में इनको दर्जा दिया गया है 2024 में। तो ये 5 ये हो गई, 6 पहले की थी। 6 पहले की तो पता है ना, 4 ऑप्शन में लिखा ही है। 4 ऑप्शन में लिखा है, तमिल लिखा हुआ है, संस्कृत लिखा हुआ है, तेलुगु लिखा हुआ है, उड़िया लिखा हुआ है, एक कन्नड़ भी है, ठीक है, और मलयालम भी है। मलयालम हो गई ना। अब टोटल 11 दिख रही है आपको? ठीक है, इन पांचों का 2024 याद रखना। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे ये सब मिला लीजिएगा, कौन पहले आया कौन, ईयर सामने आपको दिख रहा है। 66 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124, चैप्टर नंबर 4 और पार्ट नंबर 5।
ठीक है। इसमें लिखा है पहली बात में, इन्हें दुर्व्यवहार और साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट वर्डिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे दुर्व्यवहार लिख रहे हैं, मिसबिहेवियर, और दूसरी बात लिख रहे हैं साबित कदाचार। साबित कदाचार सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए नहीं है, ठीक है। ये दूसरी बात इन्होंने गलत लिख दी। साबित कदाचार की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इनकॉम्पिटेंसी होना चाहिए था, अक्षमता, ठीक है। ये दो ही ग्राउंड हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। एक ग्राउंड है दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकॉम्पिटेंसी, अक्षमता। साबित कदाचार यहाँ पे गलत है, ठीक। ये गलत इन्होंने लिखा था, तो पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात है, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में किया गया है। बताइए कैसे होता है? इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट की तरह होता है, बहुत टफ प्रोसीजर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बात करेक्ट हो जाएगी, पहली बात गलत है। हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे अभी। आर्टिकल 124 से 147 याद रखा करें, ठीक है। आर्टिकल 129 इंपॉर्टेंट है, 131 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सारी बातें देखें। 67, भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज्यादा शक्तिशाली है। हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था एक क्वेश्चन इसी टेस्ट पेपर में, कि जुडिशियल रिव्यू यूएसए का ज्यादा है या फिर इंडिया का ज्यादा है। एक क्वेश्चन था ना ऐसा, तो आपने क्या उसमें सीखा था? यूएसए का जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत पावरफुल है ना, बहुत ज्यादा है इंडिया के जुडिशियल रिव्यू से। अगर आपको ये चीज पता है ना, कि जुडिशियल रिव्यू यूएसए का बहुत ज्यादा पावरफुल है इंडिया के जुडिशियल रिव्यू से, तो इस बात पर कॉन्क्लूड मत कर देना कि जो शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की ओवरऑल यूएसए की वो भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है यूएसए के सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कथन में लिखा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक फेडरल कोर्ट तथा अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर है। इसी वजह से ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आप वहां पे चीजें नहीं देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट क्या अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं होता है, या फिर वहां का फेडरल कोर्ट नहीं माना जाता है, या फिर वहां के नागरिकों के राइट्स जो हैं उनका गारंटर नहीं है? ये बात तो जानना पड़ेगा ना, तब तो सेटिस्फाई होंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर से। एक पॉइंट सबसे पावरफुल है जो है वो आर्टिकल 143 में क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को नलीफाई भी कर सकता है, लेकिन यूएसए का नहीं कर सकता है। वहां पे लिमिटेड राइट्स हैं, वहां के कोर्ट को भी लिमिटेड राइट्स हैं, ठीक है। तो दो चार बातें ध्यान रखना। चलिए 68 देखें। 71 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया था? 8th शेड्यूल पूछ रहा है, ठीक। इसके बाद 9वीं आई थी, इसके बाद 10वीं आई थी, फिर 11वीं आई, फिर 12वीं आई। ये भी बाद में ही जोड़े गए थे। याद आ रहा ना कुछ कुछ? 9वीं अनुसूची जो है ये पहला अमेंडमेंट था भारत के संविधान में, पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, लैंड रिफॉर्म, है ना, भूमि सुधार। 10वां जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11वां जो है ये पंचायत है, और 12वां जो है ये म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 71वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से कुछ 8वीं अनुसूची में बदलाव हुए। अब ये पूछ रहे कि किन भाषाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है ना, क्या है यहाँ पे, भाषा है ना, भाषा है। अब इसकी पूरी चेन आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन हुए और बहुत सारी भाषाएं समय समय पर जुड़ती रहीं। जैसे मैं 1967 से बात करूं, 1967 में बदलाव हुआ, फिर इसके बाद 1992 में हुआ, फिर उसके बाद 2003 में हुआ। अब 1967 में जो संविधान संशोधन था वो था 21वां, ठीक है। 21वें में क्या हुआ कि यहाँ पे सिंधी भाषा को जोड़ दिया, सिंधी भाषा को। 1992 का जो संविधान संशोधन नंबर था ये था 71वां, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है 71वां। यहाँ पे क्या क्या हुआ है, यहाँ पे नेपाली भाषा को जोड़ा गया,
यहाँ पे मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और यहाँ पे कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कुछ कोडिंग वोडिंग बना लीजिए। ठीक है, नमक नमक कर लीजिए, नमक। ठीक है, नमक कोडिंग बन गई। तो नमक ये जोड़ा गया था 1992 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्वेश्चन तो यही पूछा है, तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं। नमक देख लीजिए, नेपाली हो गया, मणिपुरी होगी या फिर मणिपुरी हो गया और कोंकणी हो गया, यानी दूसरा और तीसरा है ना, दूसरा और तीसरा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी संथाली डोंगरी ये तो बाद में जोड़े गए थे, बात के लिए अभी 2003 का भी बचा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2003 का जो संविधान संशोधन नंबर था ये था 92वां। ठीक है, 2003 में हुआ था और यहाँ पे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। हम लोग जो लेटेस्ट डेटा पढ़ते थे भाषाओं का वो यही पढ़ते थे। बोडो जोड़ी गई, डोंगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई और संथाली जोड़ी गई, यही था ना। यहाँ पे बोर्ड मास पढ़ लीजिए, मैथ रीजनिंग में पढ़ते हो ना एक ट्रिक बोर्ड मास, तो ऐसे याद रख लीजिए, BDMS। चलिए, तो पहला ऑप्शन संथाली और डोंगरी था, ये तो आया था 92 से आया था। ठीक है, 92 से आया था, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सी। देखें 69, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस बात में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था? भूमि सुधार आपने देखा अभी, लैंड रिफॉर्म किस सूची में देखा? शेड्यूल नंबर बताइए, नाम ही है ना शेड्यूल नंबर। और ये कब जोड़ा गया था ये शेड्यूल? ये अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये। ठीक है, ये बाद यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे बात देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला जो था 1951, जो अभी देखा ना 1951, तो ये जो मुकदमा था, ये मुकदमा भी तो जानना चाहिए ना। मुकदमा था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ बाद, बी ऑप्शन 1951, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 70 देखिए, लिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा है, सॉरी डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारिक निकाय है। पहली बात बिल्कुल करेक्ट है, और ये बहुत पावरफुल कमीशन है, ये भी साथ में जाने रही है, बहुत पावरफुल कमीशन है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसके आप किसी भी क्लॉज को, किसी भी बात को, किसी भी डिसीजन को, किसी भी डायरेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, चैलेंज नहीं कर सकते हो। काम क्या करता है डीलिमिटेशन कमीशन? ये जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र है ना, निर्वाचन क्षेत्र है, इनकी सीमा तय करता है। बढ़ाना है, घटाना है, सीटें बढ़ेंगी तो एरिया बढ़ेगा ना, निर्वाचन क्षेत्र बढ़ेगा, तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का मैटर ये देखता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा है वो तय करने का काम यही करता है। इसके बाद है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहली बात भी करेक्ट है, दूसरी बात भी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे कारण जो है अभी कथन का एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना दे रहा है, ये अपने आप में दोनों सही है बस। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, पावरफुल कमीशन होता है, चैलेंजेबल नहीं होते इनके डायरेक्शन डिसीजंस, और 3-4 बार गठन हो चुका है। ठीक है, 3-4 बार गठन हो चुका है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, एक सही की सही व्याख्या नहीं है। 71 देखें, भाषा संस्थान और स्थान है। चलिए बताइए, भारतीय भाषा संस्थान है मैसूर में। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट मैसूर। केंद्रीय संस्कृत संस्थान बताइए, ये नई दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय हिंदी संस्थान बताइए, ये आगरा में स्थित है। और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद में। लाइन से जुड़े हुए चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 72 देखें, पंचायती राज से संबंधित, ये देख के समझ में आ गया होगा क्या पूछना है चाह रहे हैं। ये स्कीम्स, ये सॉरी, ये जो कमेटी है वो कब कब आई है, बाकी ये सब हम लोग जानते हैं। 73, 74 है ना, 73, 74, 1992, ये था ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से पंचायतें जो है इनको संवैधानिक दर्जा मिला। और लागू वर्ष पूछे तो 1993 लगा देना। ठीक है, पंचायतों पर जो हम लोग 3 लेवल पढ़ते हैं, 3 टीयर पढ़ते हैं, 3 टीयर सिस्टम पढ़ते हैं। किसी ने 2 टीयर सिस्टम को रिकमेंड किया था, किसी ने 3 टीयर सिस्टम को रिकमेंड किया था। ठीक है, जैसे BR मेहता साहब हैं, बलवंत राय मेहता, इन्होंने 3 टीयर सिस्टम को बताया था सरकार से कि ऐसा होना चाहिए, तो वही आज आप देखते भी हैं, है ना, बहुत सारे स्टेट्स में
नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पंचायतें नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोविजन नहीं है, ठीक है। और पहाड़ है ना, इस वजह से। और भी बहुत सारे प्रोविजन है, पॉपुलेशन भी नहीं है उतना। इनके तो सब क्लासिफिकेशन है ना अलग अलग, कि ग्राम स्तर कब बनेगी, ब्लॉक वाला कब बनेगा, और जिला वाला कब बनेगा। तो ज्यादातर स्टेट्स में तो है ही। तो पहला टीयर होता है ग्राम स्तर का, दूसरा टीयर ब्लॉक स्तर का होता है, ठीक है। ब्लॉक स्तर को क्षेत्र स्तर भी बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्र समिति भी बोलते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वाली होती है डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला पंचायत। यही 3 टीयर सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए, GV के राव समिति जो थी ये कब आई थी? ये 1985 की है। LM सिंघवी जो समिति थी ये आई थी 1986 में। BR मेहता तो यार बहुत आसान है, 1952 सबसे पहली कमेटी थी, है ना। ये जो है आपको 3 टीयर सिस्टम दिख रहा है, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर सरकारें जो है इनको बेसिकली बोलते क्या है, पब्लिक एड की भाषा में इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। आपने शक्तियों का विभाजन कर दिया ना, शक्तियों को आपने टॉप लेवल से नीचे स्थानांतरित कर दिया है, इसी का मतलब, यही तो मतलब होता है विकेंद्रीकरण, ठीक। BR मेहता हो गया 1952, और अशोक मेहता ये 1977। ये 4 कमेटी वैसे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, हजारों बार तो पूछा ही जाता है तमाम एग्जाम्स में, तो ये तो पता ही होगा। इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को और मिला लेना। चले। हाँ, कुछ बातें और ध्यान रखिए। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन की, पंचायती राज को 2 टीयर का जो सुझाव था वो किसने दिया था, तो वो अशोक मेहता था, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने 2 टीयर को रिकमेंड किया था। BR मेहता साहब ये 3 टीयर को इन्होंने रिकमेंड किया था, 3 टीयर सिस्टम, ठीक है। चलिए, और अगर ये पूछा जाए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे लेटेस्ट जो है वही लगा देना, ठीक है, LM सिंघवी समिति। इन्होंने PRI जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन्होंने बोला था कि PRI को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, ये आपको दिख रहा है इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए, 243 O से P और P से ZG। देखें 73, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट नंबर 4, आर्टिकल 36 से 51, यही पढ़ते हैं। बहुत सारे क्लॉज 42 से जोड़े गए। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ वो कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था, ठीक है। इतनी बातें तो बहुत बेसिक हो गई। अब यहाँ पे देखिए, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस में है? आर्टिकल 39 में है कि आर्टिकल 44 में? जल्दी से बताइए। नहीं याद आ रहा भाई? याद नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यहाँ पे देखिए, एक नजर एक थोड़ा सा आपको बता दें, जिसमें ये ABC लिख रहा है ना, इसका मतलब है जैसे आपको ये 39A दिख रहा है, यहाँ 43A दिख रहा है, 43B दिख रहा है, 48A दिख रहा है, इसका मतलब है इनको बाद में किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। अब DPSP में आप 4 आर्टिकल ऐसे देख रहे हैं जो बाद में जुड़े, 39A, 43A, 43B और 48A, इनको तो नहीं भूलना है यार, है ना। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आइए। समान नागरिक संहिता 44, अभी 44A B टाइप का तो है नहीं, इसका मतलब ये पहले से था, है ना, ये पहले से था। ग्राम पंचायतों का गठन आपको आर्टिकल 40 पे दिखा है ऐसा कुछ ABC लिखा हुआ? नहीं दिखा, ये भी 40 ही लिखा है, इसका मतलब ये भी पहले से था। एक क्वेश्चन 44 पूछा तो इसमें भी कुछ नहीं लिखा। हमें तो पता चल ही गया कि जो बाद में जोड़े गए हैं वो 39, सॉरी, वो है 39A, 43A, 43B और 48A। 48 हमें पता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, और ये वन्य जीवों का यहाँ पे संरक्षण है 48A में। तो ये 4 आर्टिकल है बस जो बाद में जोड़े गए DPSP में। अब यहाँ पे 44 पहले से था, 40 भी पहले से था, गौवध निषेध ये भी पहले से था, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवन की रक्षा ये आपने अभी देखा आर्टिकल 48A, और जिसमें A भी लिखा है वो मतलब है बाद में जोड़ा गया। तो यही लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अगर आर्टिकल भी आपको पता होता ना तब भी आपका काम बन जाता, और ये चीज पता होती कि ABC जिसमें बाद में लिखा है
वो बाद में जोड़े गए, तब भी आपका काम बन जाता। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 74, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं होती हैं भाई? पेपर 4 का टॉपिक है, पूछा जाता है। गुड गवर्नेंस का मतलब तो ये होता है कि भैया हमारा जो रूल ऑफ लॉ है इसी सिस्टम से चले, है ना। रूल ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए, अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, है ना, बदतमीज नहीं होना चाहिए, और करप्ट नहीं होना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनकी एक्टिविटी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इक्वेलिटी का इंक्लूजन होना चाहिए आपके सिस्टम में। यही सारी बातें हैं, और पार्टिसिपेशन भी रहे, पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन रहे प्रशासन में, तो ये भी एक अच्छा सूचक है सुशासन का। तो समता, समावेशन, भाई ये तो रहना चाहिए। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और सहभागिता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी सुशासन का एक बेस है। लेकिन धार्मिकता और भावुकता, ये सब काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, डी ऑप्शन को हटा दीजिए। चलिए 75, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपबंध हैं जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधित किया जा सकता है? यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको टाइप 1 बताया था, टाइप 2 बताया था। देख रहे हो ना यार पुराने टेस्ट? अगर नहीं देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करो तो फिर बढ़िया से करो। अगर मैं वीडियो लेट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप हार्ड कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, वहां से लीजिए और बढ़िया से कीजिए, ठीक है। बट उसको ठीक से करें। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि यार 2 से 3 बार टेस्ट सीरीज रिवीजन भी होना चाहिए एग्जाम से पहले। खैर अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको 1-2 बार में ही काम चल जाता है। टाइप 3 भी हम लोगों ने पढ़ा था और टाइप 4 भी पढ़ा था। अब जो भी बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन में नहीं है, तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा करके बताता हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है ना कि आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी चाहिए, तो ये टाइप 4 में होता है, ठीक है। टाइप 4 सबसे कठिन स्पेशल मेजोरिटी होती है, तो सबसे कठिन काम भी होना चाहिए फिर वो, है ना। यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपका आंसर आसान कर देंगी। चौथा पॉइंट पढ़िए, किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन, उन्मूलन की बात हो चाहे क्रिएशन की बात हो। आर्टिकल 169 मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में बताया था, इसलिए बताया था कि ये देखने में तो बहुत कठिन काम लग रहा है ना, विधान परिषद किसी राज्य में बनाना बड़ा काम है। ठीक है, पढ़ने में लग रहा है, देखने में लग रहा है, समझने में लग रहा है, लेकिन इसका काम हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से ही संसद में। बताया था ना ऐसा। तो आप चौथे पॉइंट को ही हटा दो। चौथे पॉइंट को हटाओगे, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब, हमें आंसर मिल गया। हमें बाकी के बारे में पता भी नहीं था, तब भी हमें आंसर मिल गया, है ना। अगर ये बात आप सीखे रहेंगे तो यही फायदा होता है टेस्ट सीरीज से, कि कुछ कुछ पॉइंट्स हमारा काम बना देते हैं। अब यहाँ पे सीख लो नए सिरे से कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है आर्टिकल 54 में, इसमें अगर कुछ चेंज करना है ना, तो आपको टाइप 4 वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसमें भी टाइप 4 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। पुराने टेस्ट में है, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में किया था इसी टेस्ट के, तो वो देख लेना, तो वहां समझ में आ जाएगा। 7th शेड्यूल से संबंधित प्रावधान, यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए टाइप 4। टाइप 4 वहां पे सीखेंगे बढ़िया से क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो गया केवल एक, तीनों ये जो है ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए टाइप 4 वाली। चलिए 76 देखें, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में बताइए। इसको तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कह लीजिए या फिर पॉलिटी का कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919, कौन सा एक्ट था ये? चेम्सफोर्ड सुधार था, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। मैं इनको रिफॉर्म नहीं बोलता, उनको मैं डिफॉर्म बोलता हूँ, ठीक है, डिफॉर्म थे। क्या लिखा है? 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया था। अब इस यार इस एक्ट की सारी विशेषताएं तो पता ही होना चाहिए, और ये तो बहुत बेसिक है। इसको द्वैत शासन बोलते थे, ठीक है, डायरकी, डायरकी सिस्टम, द्वैत शासन में ऐसा प्रावधान था। पहली बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरी बात है 1935 वाला जो एक्ट है, इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये बात बताइए भैया क्या है? ये बात भी तो ठीक है। यहाँ पे प्रांतों से द्वैत शासन को हटा दिया गया था 1935 में,
और केंद्र में ला दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों बातें सही लिखी हैं। चलिए देखें 77, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कंट्री हैं, कहाँ से क्या लिया गया है, आसान सा क्वेश्चन है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है भैया, जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चौथा हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, कितने मेंबर का होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट तो यार आप लोग करते नहीं हो, आप पता भी नहीं इस लेंथ तक देख भी पाते हो वीडियो की नहीं देख पाते हो। खैर, यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है, ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका हो जाएगा 1। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कनाडा से लिया गया, ठीक है, कनाडा से। ये 2 हो जाएगा। और संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये भी आसान है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 2 3 बी ऑप्शन राइट है। चलिए 78, 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज PRI पे आ जाइए। 73 74 पे आ जाइए, 1992 पे आ जाइए, 1993 पे आ जाइए, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्य प्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। 74 म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, 73 में पंचायतें हैं, 74 में क्या है, 74 से जो आया था, ये संविधान संशोधन नंबर लिखा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे नगर की सरकार है, नगर की सरकार है। तो 74 के बारे में नगरीय लिख रहे हैं, तो ये सही बात लिखी है, ठीक है। कारण में क्या है, 74 संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसलिए तो आधार स्तंभ भी हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, 73 से क्या है, पंचायत है, पंचायत है, पार्ट नंबर 9 याद रखना, और आर्टिकल है 243, 243A से लेके यहाँ पे 243O तक, ठीक है, 243 से लेके 243O तक। और 74 के माध्यम से यहाँ पे क्या है, नगर की सरकार है, और नगर की सरकारों का आर्टिकल है 243O तक हो गया था पंचायतों में, और 243 नगर में आ जाएगा 243P, ओ के बाद P आता है ना, तो P से शुरू कर देना 243ZG तक, ठीक है, ZG तक। चलिए 79 देखें, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया, बताइए। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जो था प्रेजेंट किया था नेहरू ने, है ना, बताइए, सोचिए, याद है ना डेट, 1946, 13 दिसंबर। और ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार पूछा भी है, उद्देश्य प्रस्ताव कब यहाँ पे ये प्रपोजल दिया था नेहरू जी ने, तो 13 दिसंबर 1946 याद रखना होता है। और आप जो देखते हो आज प्रियम्बल, है ना, प्रियम्बल देखते हो ना, संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो यही तो है उद्देश्य प्रस्ताव, इसी का रूप ले लिया इसने, ठीक। तो संविधान के निर्माण को प्रभावित बिल्कुल किया ना, पहला पेज तो प्रियम्बल ही है भाई, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही प्रियम्बल है, संविधान का पहला पेज, पहली बात सही है। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, ये बात ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें सही है। बहुत सारी चीजें, इवन जुडिशरी भी जो भी अपने जजमेंट देती है, या फिर गवर्नमेंट, या फिर जो लेजिस्लेचर हैं स्टेट के हों या फिर सेंट्रल के हों, वो भी अपनी नीतियों, पॉलिसी, कानून, रेगुलेशंस में प्रस्तावना की बातों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे अच्छा 2 पॉइंट और हैं भाई, यहाँ पे बताना क्या था फिर, अच्छा गलत बताना ना, ठीक है, 2 बातें तो हम लोगों ने सही कर ली हैं। तीसरी बात है, संविधान के आमुख को, आमुख यानी प्रियम्बल, संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया, ये बात, इस बात में कितनी सच्चाई है बताइए, ये तो गलत है ना भाई। राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। राज्य प्रमुख की बात, राज्य प्रमुख का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है, यहाँ पे CM मत समझ लेना किसी राज्य का, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, आप तो वोट देने जाते नहीं हो, है ना, इसका मतलब कैसे होता है फिर, इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आपने जिनको चुना, आपने A को चुन लिया, फिर A चुनेंगे फिर प्रेसिडेंट साहब को,
ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। आपने डायरेक्टली नहीं चुना, आपने जिनको चुना था वो फिर चुनेंगे आगे। ठीक है, तो डी बात भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे गलत पूछा था तो गलत हो जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, चलिए देखें कट रहा है क्या। भारत की संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बताइए। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब फंडामेंटल राइट नहीं है। पहली चीज, फंडामेंटल राइट नहीं है तो कैसा राइट है? लीगल राइट है। अब क्या है? लीगल राइट है। पहले आर्टिकल फंडामेंटल राइट में हुआ करता था, अब कहाँ पे पहुंच गया? अब आर्टिकल 300 ए में पहुंच गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी शिफ्ट हो गया 300 ए में। ये ध्यान रखना, बाद में जोड़ा गया था। और पहले जो हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 में हुआ करता था। इसको कर दिया डिलीट, निरसित कर दिया गया। कब किया था? 44 से किया गया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 में कब हुआ था? 76 के 2 साल बाद 78 में। ठीक है, तो अब कहाँ पहुंच गया? अब 300 ए में पहुंच गया। अब यहाँ पे पढ़िए, यह केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। मूल अधिकार अब नहीं है, आपने सीख लिया, पहली बात गलत हो गई। यह केवल नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार है। विधिक का मतलब इंग्लिश में क्या लिखा देख लीजिए, लीगल राइट है। ये बात तो सही है कि गलत है भैया? यहाँ पे साथ में ये भी पढ़ना है, केवल केवल लिख रहा है, उसी में गलत करके मत बैठ जाना। यह केवल नागरिकों को, ऐसी बात लिखी है क्या 300 ए में? तीसरी बात पढ़िए, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति लिख रहा। व्यक्ति और नागरिक में फर्क तो अब अच्छे से समझ गए होंगे आप। इस टेस्ट में कई बार मैंने डिस्कस किया कि कौन से राइट्स नागरिकों को हैं, कौन से जो राइट्स हैं वो एलियंस को हैं। एलियंस में दोनों ही आ जाते हैं फिर, है ना। संविधान में व्यक्ति किस आर्टिकल में लिखा है, संविधान में नागरिक किस आर्टिकल में लिखा है। सारे फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बीआर एक्ट में खोल खोल के दिखाए हैं। इसी वजह से दिखाए हैं ताकि ये छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो। तो यहाँ पे जो 301 की स्थिति है वो है सी वाली। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त एक लीगल राइट है, केवल नागरिकों को नहीं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति लिखा है 300 में, क्या लिखा है? शब्द क्या लिखा है? व्यक्ति लिखा है, पर्सन लिखा है, ना कि सिटीजन लिखा है। इसको मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आपके चक्षु खुल जाएंगे। यह ना ही मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है, ये बात गलत है। जो सही है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, सी पॉइंट। अब 300 ए पे आइए जल्दी से। कहाँ गया 300 ए? यहाँ पे देखिए 300 में क्या लिखा? राइट टू प्रॉपर्टी। 300 पर्सन, पर्सन लिखा है ना, सिटीजन नहीं लिखा है ना। पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पर्सन है ना, ठीक है। इसलिए नागरिक वाला पॉइंट गलत हो गया, इसलिए बी पॉइंट गलत हो गया। देखें 81, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया? म्यांमार है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखें 82 देखें, पुस्तकें कुछ लेखक हैं, यहाँ से शायद करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए ठीक है, अनइक्वल, इंग्लिश वाला देखते रहिए, ठीक है। अगर हिंदी में ये किताबों के नाम दिक्कत हो रही हो, अनइक्वल, अनइक्वल लिखी है स्वाति नारायण ने, 2 हो जाएगा। स्वाति नारायण। पजेशन, पजेशन लिखी है AS ब्याट। इंपॉर्टेंट होते ही आ रहे हैं ये बुक्स वाले और ऑथर वाली क्वेश्चंस, ध्यान रखना। पजेशन जो है, पोजीशन नहीं पजेशन है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है। AS ब्याट, ये हो जाएगा 1। ये चरेवती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चरेवती प्रणव वर्धन। और सिल्क जो है ये लिखी है आरती प्रसाद ने। चारों ही किताब आपको ध्यान रखनी है। 2143 बी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर से रिकॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद सब भुला जाओगे। बार बार देखते रहोगे तो बना रहेगा, काम हो जाएगा। देखिए 83, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव रखा गया। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए अभी। यहाँ देखिए 84, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर है उमा शेखर। ये भी पुराना करंट अफेयर से, कोई दिक्कत नहीं, 2020 जनवरी 2024 का है, लेकिन अभी भी यही है, ठीक है। उमा शेखर है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अभी 2025 अप्रैल की, अभी यही है उमा शेखर। 85 देखें,
भाई देश है और उनके राष्ट्रपति हैं। ये भी क्वेश्चन आजकल पीसीएस को पूछ रहा है। लाइबेरिया, अब यहाँ पे तो यार एक एक करके देखना पड़ेगा, है ना, कहीं बदल तो नहीं गए हैं, क्योंकि ये पहला टेस्ट है ना, तो पहले टेस्ट में जो करंट अफेयर्स इन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल लास्ट वाले दिए हैं, जनवरी 2024, मतलब 1.25 साल हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 1.5 साल का पूरा कवर कराएगा संस्कृति आईएएस। तो लाइबेरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ये अभी भी हैं, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ साथ में इंटरनेट पे, साथ साथ में मैं देखता जा रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए। जोसेफ बोकाई, जोसेफ बोकाई सही है, ये हैं लाइबेरिया के। दूसरा ग्वाटेमाला का पूछा है, ग्वाटेमाला के जो प्रेसिडेंट हैं, ग्वाटेमाला के जो प्रेसिडेंट है वो बर्नार्डो अरेवलो हैं, ये हो जाएगा 3। सीडीआर, ये जो कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इनके प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स, ठीक है, ध्यान रखिए कठिन कठिन नाम होते हैं यार, जल्दी याद नहीं होते हैं। अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, ये हो जाएगा 4321 हो जाएगा, 4321। चलिए 86 देखें, हाल ही में इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काम करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करंट अफेयर्स में हम लोग कवर किए हैं। यूएसए, नासा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इंडियन पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आजकल, ध्यान रखा कीजिए, खासतौर से महासागर पर अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, पर्यावरण की दृष्टि से अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है, पहली बात तो करेक्ट है। ये तो जब कुछ हम लोग होटल होटल में कुछ खाने जाते हैं ढाबे याबे पे, तो जो स्टार्टर नहीं होता है, तो वो स्टार्टर की तरह क्वेश्चन बनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, ये शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यहीं पे वो आपसे फैक्ट पूछना चाह रहा है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा इसका ये जो है आयोजन होस्ट, ठीक है, इसी के द्वारा किया जाता है, फिर सी पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 88 देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इंग्लिश में देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो रही हो, PMKSY, ठीक है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये है के अंतर्गत शामिल जमरानी बांध परियोजना, इसको अलग से याद रखना, जमरानी बांध परियोजना है कहाँ, निम्नलिखित में से, अच्छा क्वेश्चन ये वही पूछा है, जमरानी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। हाल ही में समाचारों में रहा टाट माडा, क्या लिखा है भाई ये, टाट माडा निम्नलिखित में से क्या है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। टाट माडा बताओ क्या है। ये भैया म्यांमार, म्यांमार की मिलिट्री जुंटा, ये जुंटा क्या चीज है। देखिए 90 विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ओल्ड करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर्ड इन करंट अफेयर्स PDF। 91 महाअधिवक्ता पे आ जाइए भैया, एडवोकेट जनरल पे आ जाइए, एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल, ठीक है। आर्टिकल किसमें पढ़ते हो, जल्दी से बता दीजिए, आर्टिकल 165 है, 165 है ना। आप एजी को आप एजी को उसी तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे आप सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर पढ़ते हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, है ना, भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील AGI को पढ़ते हो, उसी तरीके से महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल है, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील है। ये केंद्र AGI जो है वो केंद्र सरकार को लीगल मैटर पर सजेशन देते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, कोर्ट जाते हैं, है ना, पक्ष रखते हैं सरकार का। उसी तरीके से एडवोकेट जनरल का राज्य स्तर पर काम रहता है। समझ में आ रहा। AGI को कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करते हैं AGI को। वही अगर राज्य की बात हो तो यहाँ पे कौन कर देगा, राज्यपाल कर देगा, है ना। AGI प्रेसिडेंट के POP पर काम करते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसी तरीके से एडवोकेट जनरल राज्य स्तर पर है, तो यहाँ पे ये राज्यपाल के POP पर काम करेंगे। समझ रहा ना भाई। चलिए आर्टिकल 165 याद रखना AG का, इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर
सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं रहता है महाधिवक्ता के। स्टेट का मैटर है, स्टेट ही देखेगा। ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। हाँ, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह जरूर रहते हैं। यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। इसी के लिए रखा ही जाता है इनको, यही काम ही रहता है। पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है। हो जाएगा। चलिए, संविधान संशोधन के संदर्भ में बताइए। आर्टिकल 368 पे आ जाइए। संसद को पावर दी गई है 368 के तहत इस संविधान में संशोधन कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। रेयर केसेस में यहाँ पे भी हो जाता है बेसिक स्ट्रक्चर में। बेसिक स्ट्रक्चर तो फंडामेंटल राइट भी है ना। लेकिन फंडामेंटल राइट में भी तो अमेंडमेंट हो चुका है। आर्टिकल 21 ही देखते हो, राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट भी है, तब भी हो गया है। बेसिक स्ट्रक्चर भी है, इसका मतलब है रेयर केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, मूल ढांचे में भी हो सकता है। चलिए, इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये संविधान संशोधन बिल के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना, यहाँ पे बिल लिखना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या शायद? हाँ, ये रिपीट कर दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, याद नहीं आ रहा। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने एक चीज आपको बताई थी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, कि लोकसभा के पास भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, दोनों को पावर, दोनों हाउस को पावर बराबर रहती है। ठीक है, लोकसभा बराबर है राज्यसभा किस मैटर में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, संविधान संशोधन बिल के माध्यम मैटर में दोनों हाउसेस को पावर बराबर है। इसी वजह से कोई गतिरोध नहीं होता है, और इसी वजह से कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक, जो आर्टिकल 108 में हम लोग पढ़ते हैं, कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ठीक है, संविधान संशोधन बिल में कोई ज्वाइंट सेशन नहीं। और यहाँ पे मंजूरी, यहाँ पे पूर्व मंजूरी भी नहीं चाहिए राष्ट्रपति साहब की। ठीक है, पूर्व मंजूरी भी नहीं चाहिए। तो पहली बात यहाँ पे गलत है। दोनों सदनों में असहमति होने पर या फिर गतिरोध होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। असहमति होती ही नहीं है, दोनों को बराबर पावर है, तो वो बराबर पावर यूज करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट सेशन का कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बोलना चाहिए। 108 याद रखिएगा, 108 में ज्वाइंट सेशन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। चलिए फटाक से कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है, यहाँ पे क्या हुआ था? विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1853, भारत परिषद का गठन हुआ था यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से। भारत परिषद अधिनियम 1861, यहाँ पे क्या हुआ था? कानून निर्माण में भारतीय भागीदारी, इंडियन पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम, देखो सारी प्रॉपर्टी मुख्य परीक्षा में तो पूछा ही जाता है। मुख्य परीक्षा में कोई एक एक्ट दे देता है, खास तौर से उसी टाइम के 1919 पूछ लेगा, 1909 पूछ लेगा, 1935 पूछ लेगा, है ना। तो सारी विशेषताएं पता होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पे एक और है, तो यहाँ पे भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति कर दी गई थी। एक पद जोड़ा गया था ना स्टेट सेक्रेटरी का, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, स्टेट सेक्रेटरी का 1857 में, है ना। 1858 में जब कैनिंग आए थे ना वाइसरॉय बन के, गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था ना, वाइसरॉय बन के आए थे। तो उस टाइम पे साथ में ये इस पोस्ट का निर्माण हुआ था, स्टेट सेक्रेटरी का। इससे पहले क्या चलता था? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता था, है ना, डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल, ऐसा कुछ चलता था, वो सब खत्म कर दिया था। और रानी ने, है ना, रानी साहिबा ने, ब्रिटेन की, और खुद ही बन गई थी, सिंहासन पे खुद ही बैठ गई थी, प्रशासन उनके हाथ में चला गया था। तो यहाँ पे 1935 में भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति कर दी गई थी। तो यहाँ पे 4231 हो जाएगा, 4231। चलिए नेक्स्ट कीजिए। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम लोगों ने सीखा था। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, और यहाँ पे इनका प्रोसीजर बहुत कठिन है, इनको आसानी से आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस में इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। पहले 3 मेंबर, सॉरी, पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, अब 3 मेंबर बॉडी है। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, मैं हर बार पूछता हूँ, इस बार फिर से पूछ रहा हूँ कि 1 मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी ये कब हुई, किस साल हुई, ये बताइए, ईयर बताइए। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंबर्स की अर्हता एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो पहली बात तो सही लिखी है, अर्हता निर्धारित नहीं की गई। दूसरी बात है, सेवा निवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ ना कुछ पद तो मिल गया था।
तो ऐसी कोई रोक नहीं है, ठीक है। वो कोई और भी पोस्ट या कोई और ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, वो सरकार की मर्जी है। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, केवल एक हो जाएगा। चलिए 95 देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बेसिक है, कई बार हम लोग पढ़े हैं। गोलकनाथ जो मैटर था, मामला था, इसमें क्या था, मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति से संबंधित निर्णय, यही था ना भाई। ठीक है, केशवानंद भारती बाद में क्या हुआ था भाई, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जाना ही जाता है। केशवानंद भारती, मूल ढांचे में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था इन्होंने। बी का 2 हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में इन्होंने बताया था कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो है, पूरकता है, इसके बारे में बताया था। और इंदिरा नेहरू गांधी बाद में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार। इसको ध्यान रखना, 1 2 3 4 लाइन से ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 94 देखें। 94 में राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। अभी बताइए ये डीपीएसपी का हिस्सा है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। कारण में लिखा है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। ठीक है, ये बात तो सही लिखी है। अब देखो, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आपने सीख लिया है भाई कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अब क्या हो गया है, ये फंडामेंटल राइट हो गया है और आर्टिकल 21A में आ गया है। पहले ये डीपीएसपी में हुआ करता था, फिर आ गया ये फंडामेंटल राइट में। किस रूप में आया, 21A में आया, ठीक है, 21A के रूप में आया। तो अब तो पता चल गया हमें कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खाना भी मिलता है फ्री, सरकारी स्कूल आप देख ही रहे हो, वो सब इसी से चल रहा है। पहली बात कैसी है, सही है ना। दूसरी बात भी सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि ये जो 21A आया था फंडामेंटल राइट बन के, ये आया था 86 से, 46वें संविधान संशोधन से आया था 2002 में, ठीक है, 2002 में आया था। आगे चलें। चलिए एक चीज और बताएंगे, बच्चों से संबंधित उनके पोषण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए एक एक आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, अवसर प्रदान करने के लिए, है ना, उसमें अपॉर्चुनिटी शब्द लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी तो लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी आप 51A में पढ़ते हो, कितना ड्यूटीज हैं, कितने कर्तव्य हैं, 11 हैं टोटल। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें ये लिखा है बच्चों वाली बात। दिखा दें, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 5 से 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड लगेगा बस। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, और लास्ट वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है के नंबर की, है ना, 11वीं नंबर की है, के लिखा है। पेरेंट्स गार्जियन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन चाइल्ड, है ना, एज 6 एंड 14, 6 से 14 वर्ष का भी लिखा है, अवसर की बात लिखा है, बच्चों वाली बात लिखा है ना। तो मैचिंग मैचिंग हो रहा है ना कुछ कुछ। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा जिक्र एजुकेशन वाला और अपॉर्चुनिटी वाला ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है। चलिए 96 हो गया। 97 देखिए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे होंगे नहीं, बढ़िया से समझिए। देखो, दो सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, दूसरा पढ़ते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ है नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे भारत में, आप यहाँ पे क्या देखते हो, हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, हेड ऑफ स्टेट किसे बोला जाता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है, इतना क्लियर। और अगर मैं बोलूं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो तब आप पीएम बोलते हो। यानी यहाँ पे अलग अलग आदमी है दोनों जगह, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम है। लेकिन ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है। आप यूएसए में देखते हो ना, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, वो भी प्रेसिडेंट है, ट्रम्प है। यानी हेड ऑफ स्टेट भी ट्रम्प है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी ट्रम्प है। यानी एक ही व्यक्ति दो जगह है, लेकिन भारत में दो जगह दो व्यक्ति हैं।
ये सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा फर्क आप क्या देखते हो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो विधायिका जो है वो पार्लियामेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं संसद लिख दे रहा हूँ। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं रहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना राजा, संसद अपनी राजा। लेकिन आप यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप हमारे भारत में आ जाइए, आप अपने देश में आ जाइए, तो भैया यहाँ पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेदार है लोकसभा के प्रति। याद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? आर्टिकल 75(3) पढ़ते हो ना? आर्टिकल 75(3) पढ़ना, उसमें लिखा है। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग नहीं भाग सकती है लोकसभा से, लोकसभा पकड़ लेगी उसको। ठीक है, संसद उसको पकड़ लेगी। तो यहाँ पे तो डिपेंडेंसी है, इंटर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे तो बहुत फर्क है। अब यहाँ पे जल्दी से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। तो गलत लिखा है कि सही लिखा है? गलत लिखा है ना। निर्भर कहाँ रहती है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पूछ रहे, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे को। दूसरी बात है, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मैंने समझाया आपको। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों जगह एक ही व्यक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 2। आगे चले, देखिए 90 कहाँ है यार, डीपीएसपी आइए। डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 36 से 51 आ जाइए। निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आसान आसान से क्वेश्चन है ये तो। ये बात सही है, ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। 99 देखिए, आर्टिकल, ये भी पूछाएगा रिपीटेड क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। आर्टिकल 39A में तो ये तो फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड हो जाएगा 2। 48, 48 में बताएंगे। 48 में भैया कृषि पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीक, और 48A में आ जाएंगे तो पर्यावरण से संबंधित, है ना। कुछ कुछ याद आ रहा? ये हो जाएगा 1। 41 में क्या है यहाँ पे? तो ये काम पाना, शिक्षा, शिक्षा, बुढ़ापा, बीमारी, है ना। ये इन सब दशाओं में पब्लिक हेल्प वाली, असिस्टेंस वाली बात है, लोक सहायता वाली बात है। तो एक काम करने का अधिकार है बेसिकली आर्टिकल 41 में। और 45 में बताइए, 45 में क्या है? यही मैंने बोला था जो अभी, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट कहाँ से शिफ्ट होके आया है? डीपीएसपी से शिफ्ट होके आया है। और शिफ्ट तो हुआ, लेकिन वहां पे बदलाव करके, बदलाव करके कुछ और लिख दिया। वो और क्या लिखा है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ये राज्य की ड्यूटी होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 45 याद रखा कर ना, ये लगभग 21A जैसा ही है। ठीक है, अभी भी 45 में लिखा हुआ है ये चीज, लेकिन चूंकि 45 डीपीएसपी है तो वो राज्य की मर्जी है। लेकिन 21A क्या हो गया? ये फंडामेंटल राइट है। तो 21A के तहत फिर राज्य की मजबूरी हो गई है फ्री शिक्षा देना। 45 के तहत मजबूरी नहीं है, 21A के तहत मजबूरी है। क्लियर है बाबा? तो ये हो जाएगा 3। तो मिलाते रहना, आसान सा प्रश्न था। 100 क्वेश्चन देखिए, 100 देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, ये बात सही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ना ही प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, पहली बात। इसके निर्वाचन में राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। बताइए भैया। देखो यार, आपको निर्वाचन मंडल देखना पड़ेगा। एक बार इसमें निर्वाचक मंडल आपको सीखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का अलग सीखना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट का अलग सीखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा फर्क है। तो वो सीख लीजिए। प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होता है वो क्या क्या होता है? लोकसभा के इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो चुनाव के माध्यम से आए हैं सांसद बन के। और राज्यसभा में भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं। यानी यहाँ पे मैं नॉमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, नॉमिनेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा में चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो, ये काउंट होते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट का सीन है। उसी तरीके से राज्यसभा में भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं और जो नॉमिनेट होके आए हैं, तो यहाँ पे ये निर्वाचक मंडल है वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेशन वाला कोई रोल नहीं। प्रेसिडेंट में एक जगह से लोग और आते हैं वोट करने, वो है राज्यों की विधानमंडल। ठीक है, राज्यों की विधानमंडल नहीं, विधानसभा बोलना चाहिए। ठीक है, विधानमंडल में तो दूसरा हाउस भी आ जाएगा।
तो विधानसभा में भी तो विधायक होते हैं ना, एमएलए होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन से मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे या दोनों होंगे। तो जब यहाँ पे लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर थे, राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर थे, तो विधानसभा में काहे नॉमिनेशन मेंबर आएंगे, यहाँ पे भी तो इलेक्टेड मेंबर ही रहेंगे बस। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में निर्वाचक मंडल क्या क्या सीख लिया, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, निर्वाचित सदस्य जिसे बोलते हैं। इतना समझ में आया। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में क्या सीखा, लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा के भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ पे यहाँ पे विधानमंडल का क्या सीन है, यहाँ पे भी तो कुछ होगा ना, विधानमंडल नहीं विधानसभा। यहाँ पे विधानसभा का सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेता। ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के केस में विधानसभा का कोई रोल नहीं है चुनाव में, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में होता है, ये आपने देखा। ठीक है, अब कर लेंगे ना प्रश्न, जल्दी से कीजिए। अच्छा, दूसरी बात तो लिखिए इसमें, इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो आपने देखा नहीं होते हैं ना, इतने इतने क्रॉस लगाया हूँ, नहीं होते हैं। दूसरी बात गलत है, केवल एक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन हो गए पूरे, इसको कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। बड़ा वीडियो हो गया काफी, क्योंकि काफी समय लग रहा है समझाने में भी। चलिए, वीडियो लाइक करते रहना, ठीक है, ठीक ठाक लगे, समझ में आए तो थोड़ा फॉरवर्ड वॉरवर्ड कर देना किसी को है। ओके, बाय बाय।